नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको कि CFT बोलते हैं। तो CFT जो होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल होता है। मेटल लाइगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयोनिक होता है एंड इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है मेटल एंड लाइगेंड के बीच में। लाइगेंड को ट्रीट करते हैं पॉइंट चार्ज जब एनायनिक लिगेंड रहता है एंड लाइगेंड को ट्रीट करते हैं पॉइंट डाइपोल के जैसे जब न्यूट्रल लाइगेंड रहता है, जैसे कि वाटर हो गया, ये सब न्यूट्रल लाइगेंड में आता है। एंड नेक्स्ट दिया गया है कि डीजेनरेट कब तक मेंटेन रहता है। तो देखो इनिशियल कंडीशन में जब कोई भी लाइगेंड नहीं आता है मेटल के पास तो 5d ऑर्बिटल जो रहता है ये सब का सेम एनर्जी रहता है, तो इसी को बोलते हैं डीजेनरेट। एंड फिर सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि डीजेनरेसी तभी तक मेंटेन रहता है जब तक जितना भी लाइगेंड आता है, मतलब कि मल्टीपल लाइगेंड आता है बट वो सिमेट्रिकल मैनर में आता है मेटल के पास। एंड फिर थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि जब लाइगेंड एसिमेट्रिकल वे में आता है एंड वो भी फिक्स अमाउंट में आता है मेटल के सेंट्रल मेटल के पास, मतलब कि ये सेंट्रल मेटल एटम है एंड यहाँ पे लाइगेंड आया 1 2 3 4 5 6, मतलब कि 6 लाइगेंड आया है और वो भी एसिमेट्रिकल वे में। तो डीजेनरेसी जो होता है d ऑर्बिटल का वो ख़त्म हो जाता है। जैसे ही ये ख़त्म होता है तो d ऑर्बिटल ब्रेक कर जाता है। तो फर्स्ट दिया गया है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल है तो मतलब कि यहाँ पे 6 लाइगेंड होगा। तो देखो ये d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, तो इसको याद रखना dxy से, फिर yz से एंड फिर xz से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एंड ये dz स्क्वायर है। तो ये जो तीनों जो है ये सिंपल है एकदम, एक्स वाई कोई भी स्क्वायर वगैरह नहीं लगा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ये बिटवीन द एक्सिस होता है एंड ये स्क्वायर वाला है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है अलोंग द एक्सिस होता है। एंड इसमें देखें तो स्क्वायर वाला में देखें तो ऑर्बिटल जो प्रेजेंट होता है ये ऑन एक्सिस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक्सिस पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है एंड इधर देख सकते हैं बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल प्रेजेंट है। देखो ये है d ऑर्बिटल 1 2 3 4 1 5, तो एक्स वाई जेड होता है। तो यहाँ पे होता है dxy एंड फिर होता है dyz एंड फिर होता है dxz। एंड अब इसमें अब जो दो आएगा इसमें एक आ जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, तो अब आ जाएगा dz स्क्वायर। तो देखो ये dxy dyz dxz है, ये तीनों अच्छा बच्चा है, मतलब कि ये बॉयज़ हॉस्टल है एंड ये जो इधर जो है ये गर्ल्स हॉस्टल है। तो इधर गर्ल्स हॉस्टल में पार्टी चल रहा है। तो ये dxy dyz dxz जो है इसमें जितना भी सब है ये जेंटलमैन सब है। तो ये सब ताका झाकी नहीं करके अपने रूम में बैठ के पढ़ रहा है। तो वही बोलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहता है ये बिटवीन द एक्सिस रहता है, मतलब कि अपना अपना रूम में सब पढ़ रहा है। एंड फिर वही बात करें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो इसमें सब लफंडर बच्चा सब है। तो ये सब दीवार पे चढ़ के ताका झाकी कर रहा है गर्ल्स हॉस्टल की तरफ, मतलब कि पार्टी में। देखो सिंपल याद रखना है, यहाँ पे 4 बॉयज़ था तो 4 ऐसे करके सब अपने अपने रूम में से ऐसे करके खिड़की पे चढ़ा हुआ है एंड ये जो हो गया यहाँ पे 2 ही बॉयज़ है तो 2 बॉयज़ ऐसे करके चढ़ा हुआ है खिड़की पे। तो इस टाइप से याद रख लेना जो तुमको सही लगे। सिंपल याद रखना dxy dyz dxz जो है ये सब जेंटलमैन बच्चा है एंड ये सब लफंडर बच्चा है। नेक्स्ट है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये d ऑर्बिटल है, मतलब कि फ्री मेटल आयन है, अभी कोई भी लाइगेंड नहीं आया है इसके पास। तो ये 1 2 3 4 5 सबका एनर्जी जो है एकदम सेम है एंड जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो फिर क्या होता है कि लाइगेंड जो होता है इसके मेटल आयन के पास सिमेट्रिकल वे में आता है। जब सिमेट्रिकल वे में आता है तो एनर्जी तो इंक्रीज कर जाता है बट d ऑर्बिटल जो होता है ये स्प्लिट नहीं करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी में फिगर बनाया गया है, ये सेंट्रल मेटल एटम है एंड इधर से पूरा लाइगेंड आया है, मल्टीपल लाइगेंड आया है, मतलब कि इन्फिनाइट लाइगेंड बोल सकते हैं एंड ये स्फेरिकल बना लेता है ऐसे करके।
एंड जब लाइगेंड फिक्स वे में आता है एंड वो भी लाइगेंड जो होता है वो एसिमेट्रिकल वे में आता है, तब ये जो डी ऑर्बिटल रहता है ये स्प्लिट कर जाता है एंड जिसमें ज़्यादा रिपल्सन होता है उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगा। स्टेबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगा तो एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का। एंड हम अभी जस्ट देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है वो अलोंग द एक्सिस रहता है एंड लाइगेंड भी अलोंग द एक्सिस ही आता है, तो ये दोनों में ज़्यादा रिपल्सन होगा तो इसलिए ये ऊपर चला जाता है एंड ये दोनों नीचे रह जाता है। मतलब कि इसका एनर्जी इंक्रीज़ कर गया, देख रहे हैं जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा है, इसका एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कि स्टेबिलिटी इसका डिक्रीज़ कर रहा है। एंड ये दोनों के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट का मतलब होता है एनर्जी सेपरेशन। जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है उसको T2 बोलते हैं, जिसका स्टेबिलिटी कम रहता है उसको E बोलते हैं। एंड ऑक्टाहेड्रल में सब में G लगा देते हैं, तो ये इसमें G लगा हुआ है। देखो ये जो ऑर्बिटल है D ऑर्बिटल, ये 1 2 3 4 1 5, तो इसमें रहता है dxy, ये है dyz, ये है dxz, ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड ये है dz स्क्वायर। तो ये दोनों जो ऑर्बिटल रहता है ये अलोंग द एक्सिस रहता है। मतलब कि ये देखे थे, मतलब कि लफंडर बच्चा सब है तो ये सब अपनी खिड़की पे खड़ा रहता है, मतलब कि गर्ल्स का पार्टी चल रहा है तो वो सब देखने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया लफंडर बच्चा सब एंड ये डी यहाँ पे 2 2 4 4 वाइज है एंड यहाँ पे 2 ही वाइज है, तो ये रहा। एंड ये सब में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहता है ये बिटवीन द एक्सिस रहता है, मतलब कि इस टाइप से रहता है। तो यहाँ पे रिपल्सन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि रिपल्सन अलोंग द एक्सिस होता है। एंड मेन रीज़न ये दोनों में रिपल्सन होने का ये है कि लाइगेंड जो रहता है ये भी आता है अलोंग द एक्सिस एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी है अलोंग द एक्सिस, मतलब कि ये दोनों में रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट होगा कंपेयर टू बिटवीन द एक्सिस से। तो अब जो ऑर्बिटल ब्रेक होगा, पहले यहाँ पे था एंड अब ये ब्रेक हो जाएगा इस टाइप से, तो मतलब कि ये इसमें ऊपर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ करता है, तो एनर्जी इंक्रीज़ करता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करता है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगा ये जो दो ऑर्बिटल है उसका, तो इसमें आता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर एंड फिर 2 ऊपर चला गया तो 3 वाला नीचे आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम डेल्टा नॉट कैसे फाइंड करेंगे। डेल्टा नॉट फाइंड करने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे ऑर्बिटल 5 है तो सबके नीचे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। अब उल्टा पुल्टा कर दो, नीचे 3 है तो ऊपर 3 लिख देंगे एंड ऊपर 2 है तो नीचे 2 लिख देंगे एंड नीचे जो रहता है उसका वैल्यू माइनस में रहता है, तो ये 3/5 डेल्टा नॉट हो गया, ये -2/5 डेल्टा नॉट हो गया। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि लाइगेंड और ये ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा रिपल्सन इसलिए होता है क्योंकि लाइगेंड भी आता है अलोंग द एक्सिस, मतलब कि लाइगेंड भी आता है एक्सिस से ही एंड इस पर इलेक्ट्रॉन भी रहता है अलोंग द एक्सिस। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ये सीरीज़ जो है ये एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ है। देखो एनसीईआरटी में जैसे दिया गया है ना वैसे ही रट लो। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में देखना सबसे पहले सी वाला दिया गया है, सी एंड ये भी सी वाला है क्योंकि ये भी इथेनी 1,2 डाइअमाइन होता है एंड फिर यहाँ से एन के बारे में दिया गया, पहले सी है फिर सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा एन का। ये EDTA4 माइनस है, इसमें भी 2 N रहता है, फिर दिया गया है NCS माइनस एंड जब N का ख़त्म हो गया तो फिर O आया। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहेगा वो C रहेगा, फिर N वाला रहेगा एंड फिर O वाला है, तो O वाला में वाटर याद रखेंगे, फिर C2O4 2 माइनस याद रखेंगे, फिर OH माइनस याद रखेंगे, ये सब O से स्टार्टिंग है। मतलब कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा सी वाला, फिर एन वाला होगा, फिर ओ वाला होगा एंड फिर लास्टली जो होगा वो हैलोजन वाला होगा। तो हैलोजन को सिंपल लिख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में H2 माइनस को डाल दो, क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में HCN माइनस को डाल दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं OH माइनस जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है कंपेयर टू फ्लोरीन एंड फिर H2 माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू क्लोरीन, HCN माइनस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू ब्रोमीन एंड ब्रोमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू आयोडीन।
तो इस टाइप से हम 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा से याद हो जाएगा। सिंपल ये वाला याद रखना CNOX, तो C के लिए याद रखना CO का सबसे ज़्यादा होता है, फिर CN माइनस का होता है, फिर EN आता है, 3 हो गया। एंड फिर N के लिए याद रखना सबसे ज़्यादा NH3 का होता है, फिर EDTA4 माइनस का होता है, फिर NCS माइनस का होता है। एंड फिर O के लिए याद रखना सबसे ज़्यादा H2 का होता है, फिर ऑक्सलेट का होता है C2O4-2, फिर OH माइनस का होता है। एंड बात आया फिर हेलोजन का, तो हेलोजन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, क्लोरीन का होता है, ब्रोमीन का होता है, लास्टली आयोडीन का होता है। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन के बीच में घुसा देंगे H2 माइनस को, एंड क्लोरीन ब्रोमीन के बीच में घुसा देंगे HCN माइनस को। नेक्स्ट है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जिसको कि डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं। डेल्टा नॉट डिपेंड करता है कि कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है लाइगेंड के द्वारा एंड कितना चार्ज है मेटल आयन पे। मतलब कि लाइगेंड प्रोड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड तो स्प्लिटिंग भी लार्ज होगा। मतलब इसमें सिंपल याद रखना है कि लाइगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्प्लिटिंग भी, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा। तो हंड रूल के अकॉर्डिंग देखें तो D3 है तो सब ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेगा। एंड फिर D4 के लिए देखें तो इसमें 2 पॉसिबल पैटर्न है, एक तो T2Z में जाएगा एंड एक EZ में जाएगा। मतलब कि 3 तो भर देंगे एक, फिर अब 4 है तो 3 हो गया। अब लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा, वो डिपेंड करता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कितना है एंड पेयरिंग एनर्जी क्या है। P का मतलब ये होता है कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ता है इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए। देखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो रहता है ये लेस देन P से रहता है, मतलब कि स्प्लिटिंग कम है। जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहता है उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होता है। मतलब कि यहाँ पे वीक लाइगेंड होगा। जब वीक लाइगेंड है तो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग भी नहीं करवा सकता है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाता है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इसमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। एंड सेकेंड केस में है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग जो है ये ज़्यादा है P से। मतलब कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड रहेगा उतना ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा। मतलब कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होगा तो ये पेयरिंग करवा देगा। जब पेयरिंग हो जाएगा तो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड फिर NCERT में दिया गया है कि लास्ट लाइन में D4 से लेके D7 तक कोऑर्डिनेशन इंटिटीज जो रहता है ये मोर स्टेबल रहता है स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कंपेयर टू वीक फील्ड। एंड अब सेकेंड है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन इंटिटीज। ये सब ऑक्टाहेड्रल के लिए देखे थे, अब टेट्राहेड्रल के लिए देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में सारा प्रोसेस सेम होता है। मतलब कि यहाँ तक जब ये फ्री स्टेट में मेटल रहता है तो ये जितना भी ऑर्बिटल है सबका एनर्जी सेम रहता है। एंड जब लाइगेंड आता है तो क्या होता है कि ये सब का जो एनर्जी रहता है वो इंक्रीज कर जाता है बट स्प्लिट नहीं करता है। सिमेट्रिकल वे में लाइगेंड आएगा फिर, और वो भी अनलिमिटेड अमाउंट में आएगा लाइगेंड। 1 2 3 4 5 ये स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी ऑर्बिटल है सबका एनर्जी इंक्रीज कर गया। अब क्या होता है कि जो लाइगेंड आता है वो फिक्स अमाउंट में आता है और वो भी एसिमेट्रिकल वे में आता है, तो ये जो ऑर्बिटल है वो स्प्लिट कर जाता है। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि ऊपर में जाता है जेंटलमैन 1 2 3 एंड नीचे में आता है लफंडरमैन। रेफरेंस पॉइंट हमेशा ऑक्टाहेड्रल के लिए याद रखना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल जो ब्रेक होता है इसमें ऊपर जाता है लफंडरमैन जिसमें कि आता है dx² - y² एंड इसमें आता है dz²। मतलब कि ये दोनों में, ये जो दोनों ऑर्बिटल रहता है इसमें रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट होगा। क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि ये जो रहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें अलोंग द एक्सिस रहता है एंड लाइगेंड भी जो आता है ये अलोंग द एक्सिस ही आता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन इंक्रीज़ होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगा। तो वही हमें पता है ऊपर जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसका एनर्जी इंक्रीज़ कर जाता है। जब ये ऊपर गया है तो जेंटलमैन वाला नीचे आएगा। 1 2 3 इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसी का उल्टा यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे 3 वाला ऊपर जाएगा एंड 2 वाला नीचे आएगा। तो इसके लिए नीचे में लिखे थे T2 एंड ऊपर में लिखे थे E। ऑक्टाहेड्रल जो रहता है, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल नेम से ही बड़ा लग रहा है तो बड़े लोग में G लगता है, तो यहाँ पे G लग जाएगा एंड यहाँ पे EG लगेगा। एंड टेट्राहेड्रल नेम से ही छोटा लग रहा है, मतलब कि छोटे लोग को कोई भी G करके नहीं बोलता है, तो यहाँ पे E आएगा। एंड 3 वाला को T2 बोलते हैं, तो ये सिंपल T2 होगा।
एंड ये जो होता है ये बैरी सेंटर होता है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में डेल्टा टी कितना होगा, तो नीचे 2 है तो ऊपर 2 दे देंगे, एंड यहाँ पे ऊपर 3 है तो नीचे 3 दे देंगे, एंड टोटल ऑर्बिटल कितना है 5, तो इसके नीचे 5 लिख देंगे एंड इसके नीचे 5 लिख देंगे। तो ये 3/5 हो गया एंड ये 2/5 हो गया। जो नीचे रहता है उसका साइन जो रहता है निगेटिव में रहता है, तो ये हो गया -3/5 डेल्टा टी। एंड ये दोनों के बीच में जो एनर्जी सेपरेशन होता है ये होता है डेल्टा टी। तो वही सब यहाँ पे दिया गया है। टेट्राहेड्रल में ये देख सकते हैं ये स्प्लिट कर गया है, ऊपर में XY वाला गया है, मतलब कि ऊपर में जेंटलमैन वाला गया है, नीचे में लफंडरमैन गया है टेट्राहेड्रल वाला में। तो डेल्टा टी जो होता है यहाँ पे 4/9 डेल्टा नॉट होता है, एंड यहाँ पे ईजी नहीं लगता है, यहाँ पे ओनली नॉर्मल ई होगा एंड ऊपर में T2 होगा। एंड ये जो रहा एनर्जी सेपरेशन डेल्टा टी से डिनोट करते हैं, ये रहा बेरी सेंटर। टेट्राहेड्रल में लॉ स्पिन कॉन्फ़िगरेशंस रेयरली देखा जाता है, एंड जी सबस्क्रिप्ट जो यूज़ होता है ये ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ये सब के पास सिमेट्री होता है।